आज आपका ध्यान मैं एक अलग विषय की ओर लेकर जा रही हूँ और आज के बदलते पारिवारिक परिवेश में इस विषय पर हमें बात करना चाहिए। दोस्तों, आज से पिछले 5-6 दिनों से हम लोग सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहे हैं, एक सुसाइडल वीडियो जो लगभग 1 घंटे का है। पूरे न्यूज़ चैनल पे इसके मैसेज आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस विषय पे मैं आपसे बात करूं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को कम से कम 10 से 12 बार देखा है, क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। तो मुझे चीज़ों को तह तक जानने की आवश्यकता होती है, उसके ऊपर मैं सोच समझ कर बात करती हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मैं पिछले 5-6 सालों में 50 से ज़्यादा ऐसे केस जो लंबे समय तक कोर्ट में चल रहा था, उससे मेरी पर्सनल काउंसलिंग से मैंने म्यूचुअली कंसर्न में कन्वर्ट किया है। उन सारे केसों का अनुभव, इस वीडियो का जो मेरी नज़रिया में क्या मैंने समझा, वो सब मैं आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, इस जो 50-60 रिश्तों को मैंने पढ़ा है, उन सारे रिश्तों को पढ़ने के बाद मैं एक चीज़ तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ, कभी भी पति पत्नी अलग नहीं होना चाहते। चाहे उनका रिश्ता एक दिन का ही क्यों ना रहा हो, वो कभी भी अलग नहीं होना चाहते। उनके अंदर अटूट प्यार होता है। कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसके कारण ये नौबत आती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स आए हैं जो आते ही बुराइयों की झड़ी लगा दिए हैं। आज जब मैंने उनसे पूछा अच्छे से कि चलो कोई बात नहीं, एक गुण बताओ, दूसरा गुण बताओ, तीसरा गुण बताओ, ऐसे करके मैंने 5 गुणों को बताया। मैं आपको सच सच बताऊं, उनके आंखों में प्यार के आंसू भी थे। उन्हें एहसास भी था कि वो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे बनते हैं जिसके कारण आज ऐसी नौबत होती है। अतुल सुभाष जैसे लोगों को जो है सुसाइड करना पड़ा, निकिता जेल गई और बहुत सारे लोग ऐसे में परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, रिश्तों का सही न्याय कभी भी कोर्ट नहीं होता। कोर्ट में जो भी रिश्ते जाते हैं, उस रिश्ते का कत्ल होने जाता, वो रिश्ते खत्म होने जाता है। कभी भी कोर्ट से यदि रिश्तों की न्याय की उम्मीद करते हैं तो ये आप पूरी तरह से गलत हैं। रिश्तों का न्याय तो आपसी बातचीत से होता है। रिश्तों का न्याय क्षमा कर देने से होता है। रिश्तों का न्याय एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करके जीवन जीने में होता है। रिश्तों का सही न्याय एक दूसरे के परिवार को स्वीकार कर लेने से होता है। तो रिश्तों का सही न्याय तो आप ही के बीच में है, एक दूसरे से बात करने से है। लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस उस समय बन जाते हैं जिस समय ना तो लड़की को समझ में आता ना लड़के को समझ में आता, और वो दोनों कोर्ट जाते हैं, केसेस लड़ते हैं। मैंने उन लोगों को जब देखा, पूछा, समझा, महसूस किया, तो कोई भी, चाहे केस लगाने वाला हो चाहे केस लड़ने वाला हो, कोई भी कोर्ट जाकर कभी भी खुश नहीं होता है। वो सब कोर्ट जाने से पहले जो हैं वो उदास होते हैं, कोर्ट से आने के बाद वो उदास होते हैं, बहुत निगेटिव फील करते हैं। कभी भी कोई भी पार्टनर के कोर्ट जाकर कभी खुश नहीं होता, ये सच्चाई है। तो हम देखते हैं कि कैसे ये सरकमस्टांसेस बनता है। दोस्तों, सबसे पहले चीज़ तो आजकल जो बदलते परिवेश हो गया है, जहाँ पर इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं, जिसके कारण जो फीमेल है उसके अंदर स्वीकार करने की भावना में कमी आ गई है। दूसरी चीज़, जो मदर हैं, जैसे निकिता के मदर की भी बात हुई है, या बाकी जंतर मंतर पे बैठे हुए इतने सारे पुरुष भी बात कर रहे हैं। तो जो मदर है, वो उन्होंने अपनी लाइफ को जिस नज़र से जिया है, उस नज़र से अब नहीं चाहती कि अपनी डॉटर की भी लाइफ हो। तो उनको उनको जो सीखने की बात थी, वो सीख को द्वेष में कन्वर्ट हो गया है। जबकि होना क्या चाहिए कि यदि मदर ने जो अपने जीवन में सीखा है, उसको वहाँ पे भी अमल करना चाहिए। क्योंकि पारिवारिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें एक फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आती है। यदि पुरुष समाज के आर्थिक व्यवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो पारिवारिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, उसको एकजुट रखने के लिए महिलाएं रिस्पॉन्सिबल होती है। ये भी एक सच्चाई है। लेकिन चूंकि अब बदलते परिवेश हो गए हैं और अच्छे बुरे की पहचान हर एक में उतनी
सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, जिसके कारण ऐसी समस्या भी आती है। सही सलाह देने वाला नहीं होता, क्योंकि कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इतने सारे केसेस के बारे में कोई नहीं जानता है। सही एडवोकेट जो है उनको सही सलाह नहीं देते, वो एक से बढ़कर एक केस लगवा देते हैं। और उस समय क्योंकि दोनों ईगो में रहते हैं, जैसे निकिता और सुभाष दोनों ईगो में हैं, उस समय क्योंकि नए नए फाइट होते हैं, दोनों ही ईगो में रहते हैं और एक के ऊपर एक केस लगाते रहते हैं। जब बाद में उनको रियलाइज़ होता है तो वो सोचते हैं कि कितनी गलत चीज़ें की। उनके अंतरात्मा बोलता है ये गलत इल्ज़ाम लगाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और फिर भी उनको वो चीज़ बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको सही एडवोकेट नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि कानून के जानकार तो इतने हैं नहीं। तो सही एडवोकेट ना मिलने के कारण भी ऐसा होता है। एक बदले की आग को बढ़ाने चढ़ाने वाले लोग उस समय बहुत जुट जाते हैं, उसके कारण भी होता है। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार में आते हैं और ठंडे हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। ऐसे समय में सही समय पे सही एडवाइज़र मिलना चाहिए। अब जैसे मैं एक दो अपने केस की बात बताती हूँ। मेरे पास में 2017 में एक क्लाइंट आई जो 42 की एज में थी, नेशनल इंस्टीट्यूट से पीएचडी की हुई, और 7 साल से उनका केस चल रहा था। जब मेरे पास आई तो मैडम उन्होंने बोला कि मैडम आप ये बताओ मेरा तलाक होगा कि नहीं होगा। अपनी कुंडली को दिखवाने आई थी, काउंसलिंग करवाने, और मैं ऐसे ऐसे सिचुएशन से फेस कर रही हूँ। जब तक उनको ये भी नहीं पता था कि मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग करती हूँ, उस समय मेरी एज भी कम थी, मेरे अंदर एक मैच्योरिटी का लेवल भी इतना नहीं था। पर मैं एक चीज़ की ज़रूर समझ रखती थी कि जब हम स्त्री पुरुष बराबर पढ़ाई लिखाई किए हैं तो फाइनेंशियल भी इक्वल राइट्स क्यों नहीं हो, और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इक्वल क्यों ना लें। मुझे इस सब बातों का समझ शुरू से ही था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 7 सालों से आपके केस चल रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। मैंने कहा आप क्या चाहती हैं मैडम? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे मेरा जो सामान था वो मुझे वापस मिल जाए, और 7-8 लाख जो देना चाहे वो दे दें, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, इस समय आपका पैकेज जैसा आपने बताया 80,000 है। बोली हाँ। मैंने कहा एक काम करो, जो जो सामान आप लेना चाहती हो, जो जो दिया, वो सामान को यहाँ पर लिखते हैं और उसकी आज की कॉस्ट लगाते हैं। तो वो जो आज की कॉस्ट निकली उसकी लगभग 2-2.5 लाख रुपए उसकी कॉस्ट निकली। मैंने कहा मैडम आप ये बताओ 80,000 में से 20,000 भी अगर आप बचाती हो हर मंथ में, तो ये सारे सामान कितने दिनों में खरीदा जा सकता है? तो उन्होंने बोला मैडम ये तो 1 साल के अंदर में आ जाएगा। मैंने कहा मैडम जब 1 साल के अंदर में वो सामान आ सकता है तो आप 7 साल क्यों बर्बाद कर दी? मेन हमारे समय की कीमत है, ना कि उस सामान का। उस जैसे सामान तो आप 10 बार साल में खरीद सकती हो। उनको पहली बार किसी ने ऐसा समझाया, उनके माइंड को क्लिक किया, और आप बिलीव नहीं करोगे, मात्र 2.5 दिन में उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लिया। कितना बड़ा काम था। आज वो बेंगलोर में बहुत अच्छी नौकरी कर रही हैं, अच्छा पैकेज मिल रहा है और अच्छी लाइफ को जी रही हैं। कहाँ 7 साल से वो परेशान थी, जब आई इतना डार्क सर्किल उनके चेहरे पे, इतना उदासीन जीवन, और केस का जो लोड था वो अलग, और आज कितनी फ्रीडम की लाइफ जी रही हैं। ऐसे मेरे पास में एक पार्टनर आया था जिसने 2 मैरिज कर रखा था, मतलब उस फर्स्ट वाइफ के अलावा उसने सेकंड मैरिज कर रखा था। अब वो चाहता था कि अपनी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स ले ले, क्योंकि लीगली तभी पॉसिबल हो सकता था। तो वो उसको बहुत टॉर्चर करने लगा था। तब जब मेरे पास में आया तो उसने मुझे पूछा कि आप ये बताइए कि मेरी सेकंड मैरिज की क्या संभावना, कैसे क्या है। और मैं भाप गई थी कि ये कर चुके हैं, तो मैंने कहा आप तो कर चुके हैं ऐसा ऐसा। फिर उन्होंने खुलकर बताया। फिर बोले मैडम मुझे बहुत तकलीफ़ भी होता है कि मैं अपनी फ़र्स्ट वाइफ को परेशान कर रहा हूँ, क्योंकि लीगली ऐसे ऐसे पॉसिबल हो पाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, अब जो हो गया हो गया। फिर मैंने उन्हें बताया कि आपकी फ़र्स्ट वाइफ के साथ में जो 16-17 साल आपने बिताए उसका कैसा अनुभव रहा, क्या रहा, उनके 2 चाइल्ड थे, सब के बारे में उन्होंने बहुत खुशी खुशी सारी चीज़ें शेयर की। फिर मैंने कहा सर चलिए कोई बात नहीं, प्यार तो हो जाता है, इसका कोई दोष ही नहीं कहला सकते, लेकिन अब आप ज़्यादा गलत काम कर रहे हो, अपनी फर्स्ट वाइफ को जो है टॉर्चर कर रहे हो, उसको आप निकालना चाह रहे हो, ये तो और ज़्यादा गलत काम हो रहा है आपके साथ, आपके द्वारा। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ। फिर उन्होंने अपनी वाइफ को जाकर सारी बातें बताई, उससे माफ़ी मांगी। अपनी वाइफ, दोनों वाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं,
बहुत अच्छे से रख रहे हैं और दोनों वाइफ को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है उस हस्बैंड के साथ में रहने में। तो दोस्तों, यदि फर्स्ट वाइफ के कोर्ट जाती तो भी प्रॉब्लम होता, यदि ये टॉर्चर करते रहते ऐसे भागती तो भी प्रॉब्लम होता, हर तरीके से। तो जीवन में कोई भी समस्या का समाधान जो है बैठकर किया जा सकता है। ऐसे ही एक मेरे पास में क्लाइंट आए, वो बोले मैडम मैं किसी भी हालत में अपनी वाइफ को 1 रुपये भी नहीं देना चाहता, चाहे कितनी भी लंबी केस चले। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने डिसाइड तो कम से कम कर लिया। तो बोले हाँ मैंने डिसाइड कर लिया। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, क्यों नहीं देना चाहते। फिर उन्होंने खूब सारी बातें बताई जो एक अहंकार में किया जा सकता है, वो सारी बातें बताई। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं सर, हम लोग देखते हैं आपकी डॉटर की यदि डिवोर्स होता और उसके जो आपके जीजा जी 1 रुपये भी नहीं देते तो क्या क्या सिचुएशंस आ सकते हैं, चलो हम उस पर बात करते हैं। तो उन्होंने, मैंने कहा हो सकता आपकी जो बहन है उसकी शादी 1 साल 2 साल 3 साल में दूसरी ना हो सकता, जीवन भर ना। बोले हाँ नहीं हो सकता। मैंने कहा आपकी बहन आप पे डिपेंडेंट रहती है, आप कैसे हैंडल करते, कैसे क्या होता। जब सारी चीज़ें उन्होंने देखा तो उनको रियलाइज़ हुआ और मेरे सामने बोले मैडम मेरा एक छोटा सा घर है, मुझे लगता है मेरे वाइफ को उसे दे देना चाहिए, एटलीस्ट वो उसमें रह सकती है और मुझे एक पेंशन के रूप में उसको, एक एफडी के रूप में उसको 10-15 लाख तो देना ही चाहिए। और उन्होंने म्यूचुअली कंसर्न में उसे भी सॉल्व कर लिया। तब मुझे लगा कि अगर सही सलाह मिले तो हर इंसान उसका समाधान पाया जा सकता है। जैसे अतुल सुभाष के केस में हम लोग देखते हैं, अतुल सुभाष के केस में, अतुल सुभाष की 2019 में तो शादी हुई, अभी केस लंबा समय चला भी नहीं। हमारे देश में तो 15 साल 20 साल तो केस चलता ही नॉर्मल एज होती है। ऐसे सिचुएशन में अतुल सुभाष का सुसाइड कर लेना कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता। ये एक जो है बर्दाश्त करने की या कैप जो पेशेंस ना रखने की एक उन्होंने मिसाल दिया है। इसको ये कह सकते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान सुसाइड करना नहीं होता, मैदान छोड़ के जाना नहीं होता। अभी तो उनका जो केस था वो लोअर कोर्ट में ही चल रहा था। हमारे पास में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और हर एक समस्या का कई समाधान भी अवेलेबल है। कहते हैं जब आपके अनुसार सिस्टम नहीं होता, मतलब आप सिस्टम के खिलाफ ना जाके सिस्टम के दिशा में चलो और उस दिशा में चलने के बाद उसको बदलो, तब आप विजय पा सकते हो। तो कोई भी जो लॉ होते हैं, जैसे आज जंतर मंतर पे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कोई भी लॉ होता है वो बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। तो लॉ की बुराई नहीं होती, लॉ तो हमारी रक्षा के लिए होती है। मेन जो दोषी होता है उस दोषी को तो उन्होंने बताया ही नहीं। जो 498 जब लगता है तो वहाँ पर पुलिस का मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, पुलिस का काम होता है वेरिफिकेशन करना। और जब पुलिस बिना वेरीफाई किए हुए 498 लगाती है तो मेरी नज़र से 498 के लिए दोषी जो है केवल और केवल पुलिस डिपार्टमेंट है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट यदि सही से वेरीफाई करेगा तो फॉल्स 498 लग ही नहीं सकता। हमेशा 498 वैलिड ही लगेगा, क्योंकि पुलिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से करने लगे। तो यहाँ पे कानून बदलने की आवश्यकता नहीं, सिस्टम को सुधार करने की आवश्यकता है। यदि कोई 498 गलत पाया गया जज के अनुसार तो उस पुलिस डिपार्टमेंट को दोषी ठहराए जिसने इस 498 को रजिस्टर किया है। तो कभी भी फॉल्स 498 लग ही नहीं सकता है। सेकेंड चीज़, यहाँ पर जो ईगो में, चाहे अतुल सुभाष है चाहे निकिता, दोनों ने ईगो में एक दूसरे के साथ बात की। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में भी आंतरिक संबंध को ओपनली बोला है, जो कि एक गलत है। आंतरिक संबंध दो लोगों के रिश्तों की रिस्पेक्ट करने की चीज़ होती है, तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि कोई भी जो केसेस लगती है वो तो एडवोकेट के सजेशन से लगती है। किसी को, चाहे अतुल सुभाष को चाहे निकिता, किसी भी लड़का या लड़की को केसेस के बारे में कुछ पता नहीं होता है, वो तो बस लगाते हैं क्योंकि उनको अपना ईगो को शांत करना होता है। उस समय की जो ईगो जो ज्वलंत हो रही है उसको शांत करना होता है। तो कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। एक फीमेल होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि हर फीमेल को ये समझना चाहिए कि हमारा काम जो होता है एक परिवार को क्रिएट करना, परिवार को खुशियाँ देना, और इस तरीके से हम दुर्गा रूप बनकर हम 2 रुपये कमाने वाले बन जाएं, दुर्गा रूप बनकर हम ज्ञान अर्जित करने वाले बन जाएं, तो ज़्यादा
खूबसूरत हमारा चेहरा होगा एज कंपेरिजन टू कोर्ट जाने की, जहाँ यहाँ निकिता कम से कम 20 लाख के पैकेज पे तो होगी, और 20 लाख काफ़ी सफिशिएंट है अकेले का जीवन सर्वाइव करने के लिए। उसके बराबर कितने सारे पुरुष काम कर रहे होंगे उसके, जो अपने परिवार को लीड कर रहे हैं, तो किसी भी पुरुष के पैसे से लेने की आवश्यकता नहीं है। आजकल एक थोड़ा सा गलत ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड के खिलाफ मैं भी हूँ कि एक पढ़ी लिखी महिलाएं भी जब रिश्ते अच्छे नहीं होते तो अच्छे अच्छे पैसे की डिमांड करती हैं। ये एक गलत है, ये हमारे आत्म स्वाभिमान के खिलाफ है, क्योंकि आत्म स्वाभिमान तो जब होता है जब मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, मैं म्यूचुअली कंसर्न से सेपरेट हो रही हूँ, मुझे उसकी किसी पैसे की क्या मांग है। पूरा दुनिया है, बहुत सारे हमारे समाज में ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के बाद दोबारा ससुराल ही नहीं गई, बेचारी आजीविका अपने दम पे चला रही हैं। उसको कहते हैं सही स्वाभिमानी महिला, क्योंकि उन्होंने अपनी आजीविका को अपने तरीके से अपने दम पे चलाया है, ना कि अपने पार्टनर के पैसे की मांग करके चलाया है। हाँ, यदि पार्टनर के साथ रहे हो, पार्टनर की के चाह है तो आप कर सकते हो। और पार्टनर के भी देखा जाता है बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पार्टनर को किसी प्रकार की कोई भी पैसा नहीं देना चाहते हो, लंबे समय तक केस चलते हैं। इन दोनों ही सिचुएशन में गलती केवल नासमझी की है। एक दूसरे के साथ म्यूचुअली बैठ कर जब बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने अपना कितना समय बर्बाद कर दिया है। लेकिन म्यूचुअल बात करने के लिए आपके अंदर जो ईगो होता है, उस ईगो को खत्म करने की आवश्यकता है। अभी देखिए, निकिता के ईगो के कारण अब निकिता जेल में गई। अतुल सुभाष के केस की जो डेथ की रिस्पॉन्सिबल बनी, और अतुल सुभाष की नासमझी ईगो के कारण जो है अब उसने अपना जीवन को खो दिया। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, उस ज़िंदगी को जीना चाहिए। तो इस केस से ये सीखना है कि हमें कभी भी ईगो में नहीं रहना चाहिए। वक्त का इंतज़ार करो, वक्त हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। जिस सिस्टम को आप बदल नहीं सकते हो, उस सिस्टम में सुधार धीरे धीरे होता है। सिस्टम भी हम ही से है, हम ही सिस्टम के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम में से ही कुछ लोगों ने पैसे दिए थे, हम में से कुछ लोगों ने नहीं दिए हैं। तो आप ऐसे दोषी नहीं ठहरा सकते कि किसने पैसे दिए। जो भुगत भोगी होता है उसको लगता है, लेकिन आप सुसाइड करना कभी भी समस्या का समाधान नहीं है। बातचीत करना समस्या का समाधान है। तो मुझे लगता है कि आज के परिवेश में एक माता पिता की एक जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को सही समझ दें। ईगो जब दो लोगों के बीच में होता है तो उस समय उस ईगो को बढ़ावा ना दें, बच्चों को अच्छे से समझें। हो सकता है जितना समय हो अब उस रिश्ते को चलाने की नसीहत दें, उनको समझ दें, क्योंकि स्टार्टिंग में दो लोगों को एडजस्ट होने में टाइम तो लगता है। दो अलग परिवार से आए, दो अलग नेचर से आए हैं, दो अलग आदतों के शिकार हैं। जब उन दोनों को एक दिशा में चलना है तो थोड़ा सा समय तो लगता है। जैसे पुराने ज़माने में मैं देखती थी, मेरे पापा उस टाइम के एमएससी पढ़े हुए, मेरी दादी का नेचर तेज था, मेरी चाची को, मेरी मम्मी को, मेरी बुआ को, सबको वो डांटती थी। तो मेरे पापा या दादा कुछ भी नहीं बोलते थे। तो मुझे लगता था आखिर ये क्यों नहीं बोलते हैं, पर आज मुझे लगता है वो इसलिए नहीं बोलते थे कि परिवार को एक नियम कानून से चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। वो स्ट्रक्चर ही उस परिवार को एक दिशा देता है। आप देखते होंगे जिस परिवार में एक नियम कानून होता है उसमें सब लोग बंधे होते हैं। जिस परिवार में स्वतंत्रता ज़्यादा होता है उस परिवार में जो है ज़्यादा लोग बंधे नहीं होते, पारिवारिक स्ट्रक्चर नहीं होता। इसलिए परिवार को चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा होना ज़रूरी है। और हर चीज़ में, चाहे आप जॉब में देख लो, सेना में इतना स्ट्रक्चर है, इतना नियम कानून है, तभी इतना डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। हर प्रोफाइल में, हर जगह पे एक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। तो फैमिली भी एक स्ट्रक्चर है। फैमिली खुशियों का कई जगह है जहाँ पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी की जाती है। कई बार आपको हो सकता है बातें बुरी लगे, लेकिन बातें बातें होती हैं। और एक और मिथ जो है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, कहते हैं सास को माँ बना लो या बहू को बेटी बना लो। ये बिल्कुल गलत है। बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है, सास सास होती है, माँ माँ होती है।
सबसे बड़ा तो यही प्रॉब्लम आने लगा कि लोग बोलते कितना भी सास को प्यार करूँ माँ नहीं बन सकता। अरे सास की खूबसूरती सास में ही है, उसे माँ क्यों बनाना। आप सास को सास ही समझो, और जब सास को सास ही समझोगे तभी आपको उनकी बातों का बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सास ही समझा। जब सास को माँ मानने लगोगे तो ज़्यादा आपको बातों का बुरा लगेगा, ज़्यादा आप ओपनली रिएक्ट करने लगोगे। हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती है। पति को भाई तो ना बना लोगे भाई, पति पति है, भाई भाई है, माँ माँ है, बहन बहन है, ननद ननद है। हर चीज़, हर रिश्ते की अपनी ही खूबसूरती है। उस रिश्ते को उसी रूप में स्वीकार करोगे तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अपनी समझ से काम करें। चाहे आपके रिश्ते पति से खराब हो रहे हों, तो आपसी प्रेम भाईचारे से बातें करके देखो, रिश्ते अच्छे होंगे। यदि आपके पत्नी से रिश्ते खराब हैं तो भी आप उससे शांति से बातें करके देखो। हो सकता आज आपको उसकी बातें समझ में नहीं आ रहा, थोड़े दिन में बातें समझ में आएंगी। कभी भी कोर्ट में रिश्ते सॉल्व नहीं होते, रिश्ते सॉल्व हमेशा आपसी बातचीत से होते हैं। तो मेरा ये नज़रिया था रिश्तों के लिए। यदि आपके लाइफ में किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप इशू है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे खुशी होगा मैं आपके रिश्ते को खूबसूरत बनाने में अपनी समझ से अपना पर्सनल सजेशन दे सकूं। नमस्कार।